नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आरएस टीवी विशेष में आज हम बात करेंगे पेरिस में आतंकी हमले के बाद निकाले गए यूनिटी मार्च की। साथ ही बताएंगे कि किस तरह चला पेरिस में आतंकवादियों को पकड़ने का अभियान, और ये भी बताएंगे कि इस बीच जर्मनी में एक अखबार पर किस तरह से हमला हुआ और इस हमले के पीछे की क्या वजह थी। तो शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष आतंक से मुकाबला। तो शार्ली एब्दो पर हमले के बाद फ्रांस में लाखों लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ यूनिटी मार्च निकाला। बुधवार और गुरुवार को आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मार्च के जरिए लोगों ने आतंक के खिलाफ मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया और इस मार्च में 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। पेरिस में रविवार को आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब आतंक के खिलाफ एकजुटता की मिसाल है। हम नहीं डरते, मैं हूं शार्ली, खून नहीं स्याही बहे जैसे नारों के साथ लाखों लोगों ने आतंक के आगे हार नहीं मानने के हौसले का इजहार किया। De voir tout le peuple français mobilisé comme il l'est, c'est très émouvant, et puis de voir autant de chefs d'État. Debout, de toute origine, de toute culture, de tout âge, de toute opinion politique, qui disent voilà, nous n'avons rien à voir avec ces terroristes, nous ne voulons pas les. 既然我愿意出来面对媒体，也是告诉我自己我不害怕。 पेरिस के रिपब्लिक स्क्वायर पर इस शांति प्रदर्शन में जर्मनी की चांसलर एंजेला मेर्केल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत दुनिया के 40 देशों के शासनाध्यक्षों और उनके प्रतिनिधियों ने शिरकत की। आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के परिजन विश्व नेताओं के साथ रैली में सबसे आगे थे। tous les citoyens d'Israël, sans exception, Yehudim ba'olam kulo, et tous les juifs à travers le monde, Omdim letzidam shel Tzarfat ve'ha'am hatzarfati, sont debout à côté de la France et du peuple français. फ्रांस के अलावा न्यूयॉर्क, लंदन, रियो डी जेनेरो, ब्रसल्स समेत दुनिया के तमाम शहरों में भी लोगों ने यूनिटी मार्च निकालकर इस दर्द को साझा किया। I think we have to keep the freedom of expression, and I want to make sure there's no misunderstanding about the attacks, the religions, the drawings. I want to make sure that people stay together. So to me, I think this, it's not so much it happening in France, but I think just in general, everything's coming together now. We're advocating for freedom of speech, and I feel like we should support anybody who wants to. ये यूनिटी मार्च शांति के पैगाम के साथ खत्म हुआ। लोगों ने यह साबित कर दिया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और पेरिस में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमले के बाद फ्रांस पूरे 3 दिन तक आतंक के साए में जीता रहा। हमले के बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 72 घंटे तक संघर्ष चला और हालात जब तक सामान्य हुए तब तक आतंकियों समेत कई मासूम लोग मारे जा चुके थे। 7 जनवरी 2015 बुधवार, स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे 3 नकाबपोश बंदूकधारी सेंट्रल पेरिस में शार्ली एब्दो के दफ्तर में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 10 पत्रकारों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें पत्रिका के संपादक स्टीफन शार्बोनर, रिपोर्टर और 4 बड़े कार्टूनिस्ट शामिल थे। बिल्डिंग से निकलते वक्त हमलावरों ने एक पुलिसकर्मी की भी हत्या कर दी। हमले के कुछ ही घंटों में फ्रांस की पुलिस ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान कर ली गई है। इसके बाद उत्तर पूर्वी शहर रिम्स में हमलावरों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक इनमें 2 सगे भाई सईद क्वाची और शेरिफ क्वाची शामिल थे।
तीसरे संदिग्ध का नाम था हामिद मुराद। इस बीच देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और घरों में घुसकर तलाशी ली गई। गुरुवार सुबह 3 में से एक बंदूकधारी हामिद मुराद ने सरेंडर कर दिया। खबरों के मुताबिक सोशल मीडिया में नाम आने के बाद डरकर उसने सरेंडर कर दिया। उसी दिन सुबह करीब 8 बजे पेरिस के बाहर मलाकोफ में एक बार फिर फायरिंग की घटना हुई। इसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमलावर मौके से फरार हो गए। इनमें से एक हमलावर की पहचान अमेडी कोलिबेली के रूप में हुई। एक खबर ये भी आई कि एक कबाब स्टोर के पास धमाका हुआ है। कुछ घंटे बाद पता चला कि शार्ली एब्दो के दफ्तर के संदिग्ध हमलावरों ने उत्तर पूर्वी पेरिस में एक पेट्रोल पंप लूटा। इसके बाद इलाके के घने जंगलों में दोनों की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस ने हेलीकॉप्टर से लेकर स्निफर डॉग तक लगाए। शुक्रवार सुबह हमलावरों की एक औद्योगिक इलाके में एक बिल्डिंग में छिपे होने की खबर आई। कुछ ही देर में कमांडोज और दूसरे सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और इलाके को घेर लिया। हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए। हमलावरों ने एक महिला को बंधक बना लिया था। दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मी की हत्या करने वाले आतंकी कोलिबेली ने एक ग्रोसरी स्टोर में लोगों को बंधक बना लिया। ग्रोसरी स्टोर रिंग रोड के करीब था, इसलिए ट्रैफिक रोक दिया गया। शुक्रवार शाम 5 बजे फ्रेंच पुलिस ने ऐलान किया कि उसने शार्ली एब्दो के हमलावर भाइयों को मार गिराया है और बंधक सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। इसके घंटे भर बाद शाम 6 बजे ग्रोसरी स्टोर में छिपे आतंकी कोलिबेली को भी मार गिराया गया, लेकिन इस दौरान 4 बंधक भी मारे गए। पुलिस के मुताबिक आतंकी की पत्नी भागने में कामयाब रही। कुल मिलाकर फ्रांस जैसे देश में कुछ बंदूकधारी 72 घंटों तक देश की आला खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को चकमा दे सकेंगे, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और उधर फ्रांसीसी व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमले के चंद रोज बाद ही जर्मनी के एक समाचार पत्र को निशाना बनाया गया। पुलिस को यह शक है कि यह हमला शार्ली एब्दो के विवादास्पद कार्टूनों को फिर से प्रकाशित करने से जुड़ा हुआ है। अभी दुनिया पेरिस हमले से उबरी भी नहीं थी कि जर्मनी से भी कुछ इसी तरह की वारदात की खबर आई। शनिवार को जर्मनी के हैम्बर्ग आधारित अखबार हैम्बर्गर मॉर्गन पोस्ट के ऑफिस वाली इमारत में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने रात 2:30 बजे इमारत पर पत्थर फेंके और अखबार के अभिलेखागार में आग लगा दी। आगजनी में कुछ फाइलों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक ये घटना दैनिक समाचार पत्र की ओर से देयर मस्ट बी सो मच फ्रीडम की शीर्षक वाले कार्टून के प्रकाशन से जुड़ा है। बहरहाल पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और इस हमले के बाद क्या दुनिया का आतंकवाद को लेकर नजरिया बदला है? इसकी पड़ताल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए विशेष। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं RSTV विशेष। शार्ली एब्दो पर हमले के बाद आतंक के खिलाफ क्या हम एकजुट हुए हैं? आज इसकी बात विशेष में। शार्ली एब्दो पर हमले के बाद पेरिस में ऐतिहासिक एकता रैली हुई, जिसकी हमने बात की ब्रेक से पहले। इस रैली में 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और ज्यादातर ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही। जानकारों का मानना है कि पश्चिमी देशों की एकजुटता असल में नाटो के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। शार्ली एब्दो पर हमले के बाद ये प्रदर्शन आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के कई मुल्कों में देखे गए। यूरोप और अमेरिका ने जिस तरह फ्रांस को लेकर एकजुटता दिखाई वो बेमिसाल है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी से लेकर इटली तक हर देश ने ये बात दोहराई कि वो इस आतंकी हमले के खिलाफ हैं। साथ ही शार्ली एब्दो के बहाने इन देशों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ खड़े होने की बात भी की। We must never allow the values that we hold dear of democracy, of freedom of speech to be damaged by these terrorists. शार्ली एब्दो के बाद जर्मनी के एक मीडिया हाउस पर भी हमला हुआ। पश्चिमी देशों ने एक सुर में इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करार दिया, लेकिन कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता इन सारे बयानों और कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये एकजुटता अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर नहीं है, बल्कि आतंकवाद के नाम पर है। ये अमेरिका और नाटो की अगुवाई में चल रहे ऑपरेशन वार ऑन टेरर को आगे बढ़ाने की दिशा में है। विख्यात राजनीतिक चिंतक नोम चॉम्स्की ने ये सवाल उठाया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर पश्चिमी देश दोहरा रवैया अपनाते रहे हैं। ऐसे सवाल कुछ और लोगों ने भी उठाए हैं। 1999 में सर्बिया के सरकारी टीवी चैनल पर नाटो ने हमला किया था।
लेकिन पश्चिमी देशों ने उस पर चुप्पी साधी। शार्ली एब्दो के साथ खड़े होकर फ्रांस ने 1 दर्जन से ज्यादा देशों में अपने दूतावास और सांस्कृतिक केंद्र तक बंद कर दिया। लेकिन फ्रांस के ही कॉमेडियन ड्यूडोन को सरकार ने शो करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरोप था कि वो एंटी सीमेटिक हैं। ईरान का प्रेस टीवी फ्रांस और ब्रिटेन सहित अमेरिका में प्रतिबंधित है। विकीलीक्स के एडवर्ड स्नोडेन को पश्चिमी देशों ने लगातार परेशान किया। विकीलीक्स में भूमिका निभाने के लिए चेल्सिया मैनिंग को अमेरिका में 35 साल की जेल हुई। जानकारों का मानना है कि पश्चिमी देशों की आतंक के खिलाफ एकजुटता असल में नाटो का एजेंडा रहा है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के सवाल के बहाने इस एजेंडे पर ये देश आगे बढ़ेंगे? शार्ली पर हमले के बाद पश्चिमी मीडिया ने लगातार इसे बड़ी कवरेज दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने एकता रैली में कहा कि पेरिस दुनिया की राजधानी बन गई है। इस पर अमेरिका और ब्रिटेन ने फौरी तौर पर सहमति जाहिर की। On this day, we are all French citizens. I am a citizen of France, and we stand in solidarity with the French people. चिंता ये जताई जा रही है कि शार्ली एब्दो घटना के बाद कहीं ये जातीय हिंसा का रूप न ले ले। पिछले कुछ दिनों में फ्रांस और आसपास रहने वाले मुस्लिम समुदायों में चिंता बढ़ी है। हाल में फ्रांस में जो घटनाएं घटी हैं, उनमें लेमान के पास की मस्जिद में ग्रेनेड हमला और गोलीबारी, विले फ्रांस सरसोन की मस्जिद के बगल में एक बम विस्फोट, पोर्ट ला नोवेले की मस्जिद के पास गोलीबारी, कोर्सिया के पास इस्लामिक प्रार्थना केंद्र पर गोलीबारी अहम है। फ्रांस की पुलिस इन हमलों के बाद सतर्क हो गई है। I think that the worst is in front of us, and I'm particularly afraid about the Muslim community because they are vulnerable in this country. अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने आतंकवाद पर कार्रवाई तेज करने की बात कही है। नाटो की अगुवाई में 2011 में पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र के आदेश को धता बताते हुए लीबिया पर हमला किया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शक है कि शार्ली के बाद इस तरह के हमले तेज हो सकते हैं। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और पेरिस जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी नेटवर्क स्थापित करना अब जरूरी हो गया है। वैसे भारत हमेशा से इसकी मांग करता रहा है, लेकिन अब तक दुनिया के देशों के बीच इसके लिए जरूरी सहमति नहीं बन पाई है। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली में दुनिया भर के देशों का म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन हुआ। तब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए एक समग्र समझौता बनाने की मांग की थी। लेकिन समझौता तो दूर, अब तक आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं बन पाई। आतंकवाद को अब भी वैश्विक नहीं बल्कि द्विपक्षीय मसला मानकर हल करने की कोशिश की जाती है। वर्धमान धमाके के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच सहयोग इसकी बड़ी मिसाल है। When I say international cooperation, I also mean that there should be a uniform definition of a terrorist and terrorism. If you don't have that, whatever organizations or institutions you frame will not work. दरअसल अमेरिका में 9/11 हमले के बाद आतंकवाद को पहली बार वैश्विक समस्या माना गया, लेकिन हमले के 14 साल बाद भी इससे निपटने के लिए वैश्विक मानदंड तय नहीं हुए। साझा रणनीति भी अब तक नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र में कुछ प्रस्ताव जरूर पारित हुए, लेकिन आतंकवाद पर ये समग्र प्रस्ताव नहीं हैं। साझी कार्रवाई की दिशा में ये सबसे बड़ी अड़चन है। Right now there is no international mechanism against terrorism. There is the normal security mechanism which operates through the Security Council. The United Nations has passed several resolutions against terrorism, but one critical resolution issue is still left, which is the definition of terrorism. आतंकवाद के मसले पर कई देशों ने भारत के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी धर्म को आतंकवाद से अलग कर देखने की प्रवृत्ति गई नहीं है। यही वजह है कि कई बार कई देश आतंकवाद का मुकाबला करने की बजाय आतंकवाद को प्रश्रय देने लगते हैं। कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC सम्मेलन में आतंकवाद पर सहमति के आसार बने थे, लेकिन पाकिस्तान समेत कुछ देशों के कारण ये संभव नहीं हो पाया। 9/11 के बाद संयुक्त राष्ट्र में काउंटर टेररिज्म कमेटी भी बनी, वो भी परिभाषा के सवाल पर ही जद्दोजहद कर रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको रूबरू कराएंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के इतिहास से। देखते रहिए विशेष।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष अभिव्यक्ति की आजादी और आतंक से मुकाबला। पेरिस में पत्रकारों की हत्या ने पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी पर एक नई बहस छेड़ दी। लेकिन विचारों की आजादी पर यह कोई पहला हमला नहीं है। पत्रकारों पर हमलों पर काम कर रही कई संस्थाओं के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पेरिस में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर आतंकी हमले से पूरी दुनिया स्तब्ध है। ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी बीते सालों में मीडिया और पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक 2014 में दुनिया भर में करीब 118 पत्रकार और मीडिया कर्मी मारे गए, जबकि अमेरिका में न्यूयॉर्क की संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने दिसंबर में जारी रिपोर्ट में बताया कि 2014 में तकरीबन 60 पत्रकारों की हत्या हुई। सीपीजे के मुताबिक इनमें से 1/4 पत्रकारों ने विश्व के विभिन्न देशों के संकटग्रस्त इलाकों में जान गंवाई। 2014 में प्रमुख तौर पर जो पत्रकार मारे गए उनमें समाचार एजेंसी AFP के 40 वर्षीय पत्रकार सरदार अहमद, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं, जिनकी काबुल में तालिबानी हमले में मौत हुई। वहीं एसोसिएट प्रेस के एक फोटो पत्रकार अंजा नेड्रिंगउस की भी अफगानिस्तान चुनाव के कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। इनके अलावा सीरिया में 2014 में 2 पत्रकारों की नृशंस हत्या हुई। IS ने अमेरिकी स्वतंत्र पत्रकार जेम्स फोले और स्टीवन सोटलोफ की सिर काटकर हत्या कर दी। इसके अलावा यमन में अल-कायदा आतंकवादियों ने अमेरिकी फोटो पत्रकार ल्यूक सोमर्स की भी इसी साल हत्या कर दी। इसके अलावा पत्रकारों पर बड़े हमलों में पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और जियो न्यूज के संपादक हामिद मीर पर कराची में हमला शामिल है, जिसमें वो मौत को मात देने में कामयाब रहे। सीपीजे की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में तकरीबन 17 पत्रकारों की सीरिया में हत्या हुई। अरब देशों में 4 साल से जारी संकट में अब तक 79 पत्रकारों की जान जा चुकी है। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच 50 दिनों तक चले संघर्ष में 4 पत्रकारों समेत 7 मीडिया कर्मी मारे गए। संगठन ने उजागर किया है कि 2014 में मारे गए पत्रकारों में से आधे पत्रकारों की हत्या मध्य पूर्व में हुई। इसके अलावा सीपीजे ने पाया कि 1992 से लेकर अब तक दुनिया भर में 1106 से ज्यादा पत्रकार और मीडिया कर्मी मारे गए हैं। इनमें से 731 की हत्या हुई, जबकि 228 मीडिया कर्मी क्रॉस फायर या संघर्ष के दौरान मारे गए, जबकि खतरनाक अभियानों के दौरान 1992 से अब तक 144 पत्रकार और मीडिया कर्मी मारे गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की हत्या के 90% मामलों में संबंधित देश किसी को सजा नहीं दिला पाए। सीपीजे ने 2014 में दुनिया में पत्रकारों के लिए 20 सबसे खतरनाक देशों की सूची भी जारी की, जिसमें सीरिया सबसे ऊपर है। इस सूची में भारत का 10वां स्थान है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और अब बच्चों की कलम से आतंक को संदेश। जी हाँ, वडोदरा के स्कूली बच्चों ने विश्व शांति की अनूठी पहल की है। 200 से ज्यादा बच्चों ने लगातार 2 महीने की मेहनत से 190 फीट लंबी पेंटिंग तैयार की, जिसमें दुनिया को आतंकवाद के खतरों से बचने और विश्व शांति की अपील की गई है। कलम से निकले शब्द, कूची से निकले रंग, आतंक से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। वडोदरा स्कूल के नन्हे कलाकार अपनी इसी ताकत के जरिए पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दे रहे हैं। बीते साल पेशावर के आर्मी स्कूल के दिल दहलाने वाले आतंकी हमले का दर्द भी इन नन्हे कलाकारों ने कैनवास पर बखूबी उकेरा है। हाल ही में पेरिस पर हुए आतंकी वारदात की व्यथा भी इन पेंटिंग्स में झलकती है। ऐसा ज़माना है जहाँ पे पीस है और कोई ऐसी मारामारी होती नहीं है, और सब बहुत ऐसे शॉक्ड है कि क्या है ये सब, उनको पता नहीं, उनके लिए एकदम नया है ये, तो वही दिखा रहे हैं इसमें। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा। ऑन द विंग्स ऑफ द वाइट एंगल नाम की इस मुहिम में दुनिया को अलग ढंग से देखने के बच्चों के नजरिए को उभारने की कोशिश की गई है। बच्चों ने करीब 2 महीने में ये सारी पेंटिंग्स तैयार की हैं। आयोजकों की कोशिश है कि बच्चों की बनाई ये पेंटिंग्स दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रदर्शन के लिए रखी जाएं। अमन की अहमियत और कीमत
मासूम बच्चों से ज्यादा शायद ही कोई और समझता हो, फिर चाहे पेरिस हो या पेशावर। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। ये तड़प रहे। तो बच्चों के संदेश के साथ विशेष में आज बस इतना ही। देश और विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी पर खास कार्यक्रम RSTV विशेष। फिलहाल इजाजत दीजिए और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।